सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण में तत्पुरुष समास जो हमारा चल रहा है उसकी आज 16वीं लाइव कक्षा को हम पढ़ेंगे। और जो भी महानुभाव इस संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी के समास प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं वे सभी इस ऐप को डाउनलोड कर लें, देववाणी संस्कृतम, और यहाँ पर कोर्स को परचेज करके शुल्क दे करके आराम से अपने घर पर ही पढ़ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें 9582104261 इस पर संपर्क कीजिएगा। आप जो भी कुछ जानकारी चाहते हैं आपको जानकारी मिलेगी। मित्रों, चलिएगा अब हम अपने जो समास प्रकरण हमारा चल रहा है उसमें गत कक्षा में हमने जो पढ़ा था उससे आगे पढ़ते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको ये सूत्र पढ़ाया था, कर्तृकरणे कृता बहुलम। ठीक है, यही सूत्र पढ़ाया था मित्रों। और इसके अंदर ये परिभाषा थी, इसको भी मैंने घटा करके बता दिया था, इसका प्रयोजन भी बता दिया था। अब आ जाइए मित्रों, अब चतुर्थी तत्पुरुष समास आता है। उसके लिए महर्षि पाणिनि का जो सूत्र है उसको आचार्य वरदराज महाराज जी ने अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी में 927 नंबर पर रखा है। चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितैः। ठीक है, क्या चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितैः, इसको एक साथ इस प्रकार से आप उच्चारण करेंगे। उच्चारण भी मेरा ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अपने उच्चारण में यदि कोई अशुद्धि है तो उसको शुद्ध करेंगे। बोलिएगा मेरे पीछे, चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितैः। ये अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाठ का 36वां सूत्र है मित्रों। ठीक है, अब आइएगा इसमें पदच्छेद विभक्ति देख लेते हैं, कुछ खास नहीं है। ये चतुर्थी में प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है। ये प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है। और तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितैः ये एक पद है। ये तृतीय विभक्ति बहुवचनांत है। ठीक है, तृतीय विभक्ति बहुवचनांत है। चलिए अब इसमें हमको समास देखना है। समास इसके अंदर तो नहीं है क्योंकि तो अकेला ही पद है। इसके अंदर समास है तदर्थार्थ। ठीक है, तदर्थार्थ के अंदर समास है। इस समास को मैं आपको यहाँ पर बतलाता हूँ। चलिए सबसे पहला समास है इसमें तस्मै इदं तदर्थम। ठीक है, ये चतुर्थी तत्पुरुष समास है। चतुर्थी तत्पुरुष समास है। ठीक है, और ये इसी सूत्र से ही होता है और इससे ज्ञापक से कुछ चीजें निकलती हैं तो वो हम आपको आगे बता देंगे। ठीक है, तो तस्मै इदं तदर्थम, उसके लिए यह, वो क्या होता है, तदर्थम। ये समास होगा तदर्थ का। अब उसके बाद आगे समास है दूसरा, आइएगा इसको हटा दीजिएगा। तदर्थम च अर्थश्च बलिश्च हितं च सुखं च
सुखम च रक्षितम च रक्षितम च इति लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। इति माने से ये सब क्या होगा, तदर्थ। कुछ लोग लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं, विग्रह में कोई परेशानी नहीं है। तदर्थ करके आपका ये सभी मिलकर तदर्थार्थ ऐसा हो, तदर्थार्थ बल हित सुख रक्षितानि रक्षि ये शॉर्टकट में लिख दिया रक्षितानि, ठीक है। और तैहि, फिर तैहि तैहि तदर्थार्थ इत्यादि रक्षितैहि, ठीक है। ये बन गया। यह कोष्टक का अंदर ही बीच में सूत्र में जो पद है वो भी यहाँ पर हमने रखे हैं, ये सूचित करता है, ठीक है। तो सारा बार बार सूत्र नहीं लिखना चाहिए, बार बार क्या उसको लिखना। तो रक्षितैहि ये कौन सा समास हुआ, इतरेतर योग द्वंद्वाः, ठीक है। इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया मित्रों। तो अब ये समास मैंने दिखा दिया पूरा, चलिएगा अब क्लियर हो गया। ये ध्यान रखेंगे, तदर्थ है, अर्थ शब्द है, बली है, हित शब्द है, सुख शब्द है, रक्षित शब्द है। इन शब्दों के साथ ही कुछ कहा जाएगा, जो भी कहा जाएगा। चलिए अब देखिएगा, अब इसका हमको थोड़ा सा ये देखना है। ये जो आपका तदर्थ था क्या था यहाँ, इसको मैं पहले समझा देता हूँ, फिर अर्थ में आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जो तदर्थ का अर्थ होता है तस्मई इदम। तस्मई ये क्या है, तस्मई का अर्थ है चतुर्थी, ठीक है। तस्मई जो हमने समास में आपको करके दिखलाया था, तस्मई इदम, तो तस्मई का क्या अर्थ है, चतुर्थी विभक्ति। वो चतुर्थी विभक्ति का सूचक है। तो अब इसका अर्थ हो जाए तदर्थ, तदर्थ चतुर्थ्यंत के लिए। तो चतुर्थी का अर्थ क्या होता है, साथ साथ में के लिए भी होता है। तो चतुर्थी विभक्ति माने तो चतुर्थंत जो पद है उस अर्थ के लिए जो अर्थ और उस अर्थ को कहने वाला जो शब्द, वो क्या हो गया, तदर्था, ठीक है। तदर्थ हो गया, ध्यान रखेंगे। और ये किस में लगता है ये भी अभी आगे बताएंगे। अब इसका अर्थ पढ़ लीजिए पहले, ठीक है। चतुर्थ्यंतार्थाय यत् तदवाचिना अर्थादिभिश्च चतुर्थ्यंतम वा प्रागवत्, ठीक है। इनका कहना है मित्रों कि चतुर्थी, ठीक है, चतुर्थी और अंत में चतुर्थी विभक्ति अंत में है जिसके, ऐसा पद हो गया, चतुर्थ्यंत शब्द हो गया, ठीक है। और उसका जो अर्थ, जो चतुर्थ्यंत जो शब्द होगा, मानिएगा ये हमारे सामने शब्द है यूपाय, ठीक है। ये यूपाय चतुर्थ्यंत है, ठीक है। और ये चतुर्थ्यंत है और इसका अर्थ माने चतुर्थ्यंत जो शब्द है उसका जो अर्थ, तो अर्थ क्या है इसका, यूप का अर्थ होता है खंबा। क्या होता है, खंबा। तो खंबे के लिए, ठीक है। चतुर्थ्यंत का अर्थ क्या हुआ, खंबे के लिए, ठीक है। और कहते हैं कि उस के जो अर्थ है चतुर्थ्यंतार्थाय, जो खंबे के लिए, ठीक है, खंबे के लिए जो शब्द कहा जाएगा, यत माने जो, तदवाचिना क्या है, तदवाचिना माने उस यूप के लिए आगे आएगा, यूप के लिए कुछ होगा, माने उस
जो यूप माने खंबे के लिए क्या चाहिए, लकड़ी। तो यहाँ पर क्या दारू आएगा, ये दारू ये पीने वाली नहीं है, दारू का अर्थ लकड़ी, ठीक है। तो दारू, तो यूप के लिए दारू, तो चतुर्थ्यंतर्थाय, चतुर्थ्यंतार्थाय माने चतुर्थी के चतुर्थ्यंत जो शब्द है उसका, उसके अर्थ के लिए जो, वो क्या चतुर्थ्यंतर्थाय। तो ये चतुर्थ्यंत ये है, इसके लिए क्या है, ये दारू, ठीक है। यूप के लिए, खंबे के लिए दारू, तो उसके लिए यत का अर्थ हुआ दारू शब्द। तद माने उस, वाची माने उस, दारू माने लकड़ी, लकड़ी को कहने वाला, क्या वाचना, तद वाचना का है उस लकड़ी को कहने वाला, लकड़ी का अर्थ है दारू माने पेड़, तो पेड़ को कहने वाला जो शब्द कोई भी होगा, पेड़ अर्थात कुछ भी, और भी उदाहरण मिलेंगे आपको, यहाँ तो यूप के साथ संबंध है इसलिए मैं बोल रहा हूं। और अर्थादिभिश्च, तो यहाँ और अर्थ शब्द है, बलि शब्द है, हित है और सुख है और रक्षित है। इन शब्द के साथ जो चतुर्थ्यंत, ये चतुर्थ्यंत कोई दूसरा पद, ठीक है, चतुर्थ्यंत कोई पद क्या है, उसका विकल्प करके इनके साथ समास होता है। प्रागमन माने समास होता है, पूर्वक तत्पुरुष समास, ठीक है। अब आपको क्या समझना है, आपको समझने में थोड़ी कठिनाई यही हो सकती है, इसको मैं आपको कई बार अभी समझाऊंगा, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। देखिएगा, चतुर्थी तो यहाँ आ गई है, ठीक है, और यहाँ दिया चतुर्थ्यंत जो शब्द है उसका जो अर्थ है, ठीक है, उसके लिए जो, ऐसा करें, उसका जो अर्थ है और उस अर्थ के लिए जो, अर्थ के लिए जो अर्थ, तदवाची माने उसको कहने वाला जो शब्द, उसके साथ समास होता है, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक एक शब्द से घटा करके बतला देता हूं, देखिएगा। यहां इसको हटा देते हैं, ठीक है। हम यहां लेते हैं हिंदी का वाक्य लेते हैं, ठीक है। जैसे गृह के लिए ईंट, गृह के ऐसा नहीं, दूसरा उदाहरण लेंगे क्योंकि सही उदाहरण लेना है हमको। जैसे दधी के लिए, ये दधी, दधी के लिए दुग्ध, ठीक है, ये उदाहरण बनेगा सही, ठीक है। अब देखिएगा, दधी के लिए, तो इसका हम संस्कृत में वाक्य बनाएंगे तो ये इतना क्या बनेगा, चतुर्थ्यंत को के लिए अर्थ आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या, चतुर्थ्यंत जो शब्द, चतुर्थ्यंत क्या हो जाएगा, दधी, ठीक है, दधी। और दधी के लिए जो, क्या, दधी के लिए जो, जो क्या है, जो अर्थमान, दधी के लिए अर्थमान कोई पदार्थ आदि क्या है, दुग्ध, ठीक है, दुग्ध हो गया। उस दुग्ध माने के लिए जो माने दुग्ध, उसको कहने वाला, उसको कहने वाला, तदवाचिना, तदवाची माने उसको कहने वाला जो शब्द है, शब्द क्या है, दुग्ध शब्द है। दुग्ध पदार्थों कौन क्या कहता है, दुग्ध शब्द ही कहता है। तो क्या है, तदवाचिना माने यहाँ दुग्ध को कहने वाला, दुग्ध शब्द माने दुग्ध पदार्थ को कहने वाला जो दुग्ध शब्द, उसके साथ में चतुर्थ्यंत दूसरा जो पद होगा, ठीक है, कौन सा पद होगा, जो यहां पर कहा है दधी के लिए, यही चतुर्थ्यंत है, वास्तव में ये ही चतुर्थ्यंत है। और इसके लिए जो पदार्थ, उसको कहने वाला शब्द, उसके साथ में ही समास होता है। और यहां पर यह ध्यान रखना है कि प्रकृति और विकृतिवाची शब्दों का ही समास होता है चतुर्थ्यंतर्थाय यद तदवाचिना, इस वाक्य से क्या है, जैसे दूध, दूध, दधी, दही की प्रकृति क्या है, दूध, दूध, और दूध की विकृति क्या है, दही, इनका ही समास होगा। और ऐसे ही आगे उदाहरण दिखाएंगे। अभी मैंने बताया था यूपाय दारू, दारू क्या है, प्रकृति, और उसका विकार क्या है, यूप माने खंबा,
तो उनका ही समास होगा। ये आगे आपको प्रत्युदाहरण में समझाएंगे, ठीक है। चलिएगा अब आ जाइएगा उदाहरणों में। उदाहरण लेते हैं यूपाय दारु यूपदारु, ठीक है। ये विकल्प से समास होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये लौकिक विग्रह हो गया और ये हो गया समास हो गया, समासांत पद हो गया, ठीक है। ये आपका समासांत पद हो गया। अब देखिएगा, अब इस सूत्र को हम घटाएंगे। यूपाय दारु, दारु का अर्थ है पेड़, और पेड़ लकड़ी, और यूप का अर्थ है खंबा, खंबा, ठीक है। हिंदी में खंबा बोला है, खंबा भी बोलते हैं कहीं। अब देखिएगा, इसमें प्रकृति कौन है, विकृति कौन है, ठीक है। विकृति और प्रकृति, आगे वाक्य आ रहा है कि तदर्थेन प्रकृति विकृति भावे एव इष्टः, माने तदर्थ वाला जो समास है, तदर्थ माने चतुर्थ्यंतार्थाय का जो समास है वो प्रकृतिवाची और विकृतिवाची शब्दों में ही इष्ट है, अन्यत्र नहीं होगा। तो नहीं होता उसका ये उदाहरण इन्होंने आगे दिखाया, अभी मैं समझाऊंगा इसको। तो अब देखिएगा, इसमें प्रकृति क्या है, दारू लकड़ी, लकड़ी से ही तो खंबा बनता है। तो प्रकृति माने मूल, जो पहले होता है कारण, और उससे बनने वाला जो कार्य है वो होता है विकृति। तो क्या है इसमें, दारू तो आपकी विकृति हो गई, और वो दारू तो प्रकृति हो गई, और यूप हो गया आपका विकृति। तो ये प्रकृति और विकृति आपस में संबंध रखने वाले शब्द हैं, इसलिए इसमें समास हो गया यूप दारू। ये समझ में आ गया। तो क्या यूप के लिए दारू, तो तदर्थ, ऐसा नहीं कि मेरे लिए भोजन, जैसे मेरे लिए भोजन, लिखने के लिए पुस्तक, या बालक के लिए भोजन, बालक के लिए दूध, वहां समास नहीं होगा, क्योंकि वहां प्रकृति और विकृति भाव नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। तो देखिएगा, अब आ जाइएगा इसका, अब हम समास का वो देख लेते हैं पूरा कैसे होगा। आइएगा, यहां बना देते हैं आपको बोर्ड पर। देखिएगा, तो यूप ने और दारू सु, ठीक है, यही आएगा। अब इसका इससे चतुर्थी तदर्थार्थ वाले हित और सुख रक्षित ही सूत्र से समास हो गया तदर्थ में, ठीक है। तदर्थ में समास हो गया आपका मित्र। तो समास होने पर क्या है, ये विभक्ति का लुक हो गया, ठीक है। कृतज्ञ समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से लुक हो गया। अब क्या बना मित्रों आपका, अब आपका बचा यूप और दारू, और प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम, हर जगह लग ही रहा है, ठीक है। प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम, उपसर्जनम पूर्वम, माने इसमें चतुर्थी, चतुर्थी, चतुर्थी पद से कौन इष्ट है, ये कहा गया है यूप, यूपाय। तो चतुर्थी प्रथमा से निर्दिष्ट है समास विधायक सूत्र में, तो इसलिए यूप की उपसर्जन संज्ञा हो गई, उपसर्जनम पूर्वम से ये पूर्व में आ गया। तो क्या बना, यूप दारू, ठीक है। अब इससे स्वादित्पत्ति कर दीजिएगा, वही पूर्व वाला नियम है, एक देश विकृतम अनन्योद्भवति, इनका लुक होने पर ये भी प्रातिपदिक ही माना जाएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पर इससे क्या कर देंगे आप, स्वादित्पत्ति करेंगे प्रातिपदिक होने से, ठीक है। ये क्या है, नपुंसकलिंग है, दारू शब्द नपुंसकलिंग है। और ये भी बताया था कि उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, माने तत्पुरुष समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। तो इसलिए नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग माना जाएगा। नपुंसकलिंग से क्या है, सु आता है, उसको रुत्व विसर्ग नहीं होता है, क्या होता है, स्वनोर नपुंसकात, माने नपुंसकलिंग शब्द से उत्तर सु और अम, माने प्रथमा विभक्ति एक वचन सु का और द्वितीय विभक्ति एक वचन अम का क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। लुक क्या होता है, प्रत्यय लुक श्नु लुपः, प्रत्यय के अदर्शन का ही नाम लुक है। तो ये हट गया, क्या हो गया, हट गया। तो आपका ये उदाहरण बन गया यूप दारू। यूप दारू का अर्थ हुआ खंबे के लिए लकड़ी, माने खंबे के लिए जो लकड़ी है उस लकड़ी को कहा जाता है यूप दारू, ठीक है। चलिएगा
ये मैंने आपका क्लियर कर दिया। अब देखिएगा, ये मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पर ये दिखलाया इन्होंने, ये वार्तिक है तदर्थ है ना, मान तदर्थ वाला ये वाला है। ये जो समास की शर्त थी वो प्रकृति और विकृति भाव में ही होती है, इष्ट है। तेना इह न रंधनाय स्थाली, मर तेना इह न, इसलिए यहाँ पर समास नहीं होता है। रंधनाय स्थाली, रंधनाय माने जो पकाने के लिए, थाली माने कुकर आदि या बटलोई आदि, पुराने जमाने में उसको थाली बोलते थे। अब के समय में भगोनी बोल सकते हैं, कढ़ाई बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, पर थाली तो रांधने के लिए और पकाने के लिए जो थाली। अब क्या रांधने, ये क्या, ये तो क्या क्रिया है, ये तो क्रिया को कहना, रांधना पकाना क्रिया, पकाना क्रिया के लिए क्या है, थाली। तो यहाँ पर ये प्रकृति और विकृति भाव नहीं है, ठीक है, प्रकृति और विकृति भाव नहीं है, स्थाली की ये प्रकृति नहीं है, ठीक है, और रंधनाय की ये विकृति नहीं है, इसलिए यहाँ समास नहीं होता है। के लिए अर्थ तो है, यहाँ पर तदर्थ तो है, तस माने उसके लिए, परंतु प्रकृति विकृति ना होने के कारण से समास यहाँ पर नहीं होता है। ये विशिष्ट बात आपको इस चतुर्थी तत्पुरुष में ध्यान रखनी है। चलिएगा, ये हो गया आपका अर्थ तदर्थ का। अब आ जाइएगा आगे, आगे शब्द है आपका अर्थ। अर्थ में एक वार्तिक दिया इन्होंने, ये देखिएगा, अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगता च इति वक्तव्यम्। इस अर्थ शब्द के साथ चतुर्थ्यंत का समास होता है तो कुछ विशेष कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? कुछ विशेष कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए विशेष? उसको कहते हैं कि अर्थ शब्द के साथ जो भी समास होगा ये चतुर्थ्यंत, वो नित्य समास है। क्या नित्य? विग्रह नहीं मिलेगा इसका। हम दिखा सकते हैं आपको विग्रह, परंतु विग्रह होगा नहीं। और विशेष लिंगता च, और इस संपूर्ण जो अर्थ के साथ समास होगा उसका जो लिंग होगा, लिंग क्या है इसका? ये जिसका विशेषण बनेगा, ये विशेषण बनेगा, ठीक है। तो जिसका भी विशेषण बनेगा उसके अनुसार ही इसका लिंग होगा। क्या लिंगतम, लिंगता लिंग कहना चाहिए, इति वक्तव्य में ऐसा कहना चाहिए। अब देखिएगा, द्विजार्थः सूपः। द्विजार्थः सूप का अर्थ है ब्राह्मण के लिए। द्विज का अर्थ है ब्राह्मण ले सकते हैं, या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ले सकते हैं, या द्विज माने श्रेष्ठ व्यक्ति, इतना मानिएगा, सबसे अच्छा कोई विद्वान आदमी, उसके लिए सूप माने दाल, पकी हुई दाल। तो ये नित्य समास है। हम विग्रह ऐसे दिखा देंगे, द्विजाय अयम सूपः द्विजार्थः सूपः। यदि हम इसको किसी को समझाना चाहेंगे तो क्या विग्रह करेंगे इसका? अर्थ माने जो नित्य समास होते हैं उनका जो विग्रह करते हैं हम, लौकिक विग्रह, वो कैसा होता? अश्वपद विग्रह वाक्य, माने समस्त पद से उसका विग्रह नहीं होता, कुछ दूसरे पद लाने पड़ते हैं। तो हम इसका समास का विग्रह क्या करेंगे? द्विजाय अयम सूपः द्विजार्थः सूपः। ठीक है, द्विजार्थः सूपः। तो अब क्या है देखिएगा, ये अयम मैंने किस लिए लगाया? ये सूपः पुल्लिंग है इसलिए, ठीक है। और यहाँ सॉरी, ये गलत हुआ है थोड़ा सा, ये ऐसा नहीं, ऐसा होगा द्विजार्थः सूपः। ये तो इतना समास है, इसके साथ सूप के साथ समास नहीं है ये, ठीक है। तो द्विजार्थः सूपः, तो अयम किस लिए लगाया मैंने पुल्लिंग? क्योंकि ये सूप को कह रहा है, ये सूप को कह रहा है मित्रों, दाल को। सूप शब्द कहता है पुल्लिंग, इसलिए यहाँ पुल्लिंग आ गई। ये भी नपुंसकलिंग हुआ तो यहाँ नपुंसकलिंग आ जाएगा, इदम आ जाएगा। बहुवचन होगा तो बहुवचन आ जाएगा। अब यहाँ पर ये समास हुआ है, ठीक है। अलौकिक विग्रह इसका हम करेंगे तो वो क्या बनेगा? द्विज और
ङे और अर्थ सु। ठीक है, इस सूत्र से समास हो जाएगा और इस वार्तिक से सहयोग से लिंग का भी निर्धारण हो जाएगा, नित्य समास होगा ये। ठीक है, तो जे और यकार सवर्ण दीर्घ होकर के द्विजार्थ बन गया और वही कृतव्य समासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिकयोः हो और प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन और उपसर्जनम पूर्वम से द्वि शब्द पहले आ गए, क्योंकि द्वि शब्द किसके द्वारा कहा जा रहा है? चतुर्थी पद के द्वारा। चतुर्थी कैसा है? प्रथमा से निर्दिष्ट। तो अब ये द्विजार्थः सुपः, द्विज ये चला गया। अब क्या बचा हमारे पास में? ये बचा द्विज और अकार सवर्ण मिला करके द्विजार्थ ऐसा बना। अब इसका जो लिंग है, लिंग का निर्धारण इन्होंने कहा कि विशेष लिंग है। विशेष इसका क्या है? सूप। सूप है, सूप को कह रहा है। और ब्राह्मण के लिए, विद्वान के लिए जो सूप, सूप कैसा है ना? पुल्लिंग। तो यहाँ पुल्लिंग आएगा, पुल्लिंग आएगा तो ऐसा का ऐसा रहेगा। स्वादि उत्पत्ति करके रूप विसर्ग आदि करके क्या बन जाएगा? द्विजार्थः बन गया, द्विजार्थः। ठीक है, यदि कोई यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा, चलिए आगे आ रहा है स्त्रीलिंग का, वो हम आगे बता देते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। अब देखिए दूसरा उदाहरण, द्विजार्था यवागुः। द्विजार्था युवागु का अर्थ है मित्रों कि द्विज के लिए, यवागु माने लपसी, जिसको दलिया भी कह सकते हैं आप मोटी भाषा में वर्तमान में, दलिया। तो ये यवागु शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है, इसलिए यहां पर क्या आएगा? इसका जब विग्रह करेंगे हम अलौकिक, तो द्विजाय इयं यवागुः द्विजार्था यवागु। यवागु। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग बन गया। समास वही प्रक्रिया रहेगी आपका, द्विज और ङे और अर्थ और सु, वही प्रक्रिया रहेगी पूरी। अब यहाँ समास हो जाए, द्विजार्थ बन जाएगा, द्विजार्थ। और ये स्त्रीलिंग कहना है, स्त्रीलिंग इसका विशेष है यवागु। तो स्त्रीलिंग का इसमें प्रत्यय आता है टाप। क्या आ जाएगा? टाप। चलिएगा मैं आपको बतला देता हूँ बोर्ड पर ही। ये देखिएगा हमारा अलौकिक विग्रह द्विज, ङे और आपका अर्थ सु, सूत्र से समास हो गया। कृतव्य समासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिकयोः लुक हो गया। ठीक है, क्या बना हमारा? द्विज और अर्थ। ठीक है, और प्रथमान्विष्टम समास उपसर्जनम और उपसर्जनम पूर्वम से द्वि शब्द कहाँ आ गया? पूर्व में आ गया। अकह सवर्ण दीर्घ लग गया। ठीक है, क्या बना? द्विजा। ठीक है, ये विशेषण किसका है? यवागुः का। इसका है यवागुः। ये कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग। और स्त्रीलिंग कोई शब्द होता है तो उसके विशेषण में भी स्त्रीलिंग होता है। तो स्त्रीलिंग के लिए प्रत्यय विशेष आते हैं, तो यहाँ प्रत्यय लाना पड़ेगा हमको। प्रत्यय लगाने के लिए अजाद्य तष्टाप एक सूत्र है, अजाद्य तष्टाप। ये स्त्रीलिंग प्रकरण में पढ़ाया गया है। तो अजाद्य तष्टाप से टाप होता है, तो टाप हो गया आपका। ठीक है, टाप के पकी हलंतम से संज्ञा, टक की चुटू से संज्ञा, और क्या बचा आपका? यहाँ आ बचा। ठीक है, आ को इसमें आकार सवर्ण दीर्घ लगा करके मिला दीजिएगा, तो क्या बना? द्विजार्था। ठीक है, अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा अब भी है। ठीक है, और ये टाप हो गया, टाप, ये टावंत भी हो गया। ठीक है, टावंत होने से क्या है? ज्ञा प्रातिपदिका माने गीवंत और आवंत। तो ये आवंत मान करके इससे स्वादि उत्पत्ति कर लेंगे। ठीक है, सु आ गया, सु का ये एक संज्ञा हो गई, सवचा। ठीक है, सवचा ये, और इसकी अप्रयुक्त एक काला प्रत्यय से इसकी अप्रयुक्त संज्ञा है। अप्रयुक्त संज्ञा होने से क्या है? हल्याभ्यो दीर्घात सूति सप्रयुक्तम हल से इसका लोप हो गया। यह अप्रयुक्त का, अप्रयुक्त सु का लोप हो जाता है
आवंत से उत्तर, तो ये आवंत से उत्तर अप्रकृत है, इसका लोप हो गया, तस्य लोपा अदर्शनम लोपा। तो ये क्या बन गया, द्विजार्था। इतने सूत्र लगे, ठीक है। ये सभी सिद्धियां तो वहां बताई गई हैं षडलिंग प्रकरण में, ठीक है। यहाँ तो हमने आपको ये प्रकरण में बस बता दिया। मुख्य रूप से हमारा यहाँ पर जो समझाना है वो समास का समझाना है, समास कैसे हुआ है। तो ये द्विजार्था बन गया, इसके अनुसार इसका लिंग हो गया और वचन तो प्राप्त है इसका, इसके समान। चलिए अब आ जाइए नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में भी यही है, द्विजार्थम पयः। क्या, द्विजार्थम पयः। तो द्विजार्थम पयः, तो द्विज के लिए पय शब्द कैसा है, नपुंसक लिंग, तो इसलिए द्विजार्थम आ गया। वही समास पूरा है। विग्रह में हम इसको ऐसा रखेंगे, द्विजाय इदम। इदम माने ये पय है, इसलिए इदम द्विजार्थम और द्विजार्थम। चलिएगा भाई, हम आपको इसकी भी सिद्धि वही करा देते हैं, देखिएगा। देखिएगा, द्विज में अर्थ सु, ठीक है। समास हो गया आपका, लुक हो गया, पूर्वज सब कुछ हो गया, पूरा आपका सारे सूत्र लग करके क्या बना, द्विजार्थ, ठीक है। अब ये विशेषण है किसका, नपुंसक लिंग का। नपुंसक लिंग में अब इससे स्वादित्पत्ति करेंगे, क्या आएगा, सु। सु आ गया, सु आ गया मित्रों। तो सु आने से क्या हुआ, तो सु अब यहाँ पर क्या है, अभी हमने पहले बताया था, जैसे यूप दारू में क्या किया था मित्रों, स्वमोर नपुंसकात से लुक प्राप्त हुआ था। क्या है, स्वमोर नपुंसकात से लुक प्राप्त हुआ था, तो लुक प्राप्त हो रहा है, माने सु और अम का नपुंसक लिंग से उत्तर लुक हो जाता है, ये नपुंसक लिंग शब्द है। परंतु उसका एक अपवाद है कि अतो अम, अतो अम माने यदि ह्रस्वकार से उत्तर सु और अम होगा नपुंसक लिंग में, तो क्या है, उसको सु का लुक नहीं होगा, क्या होगा मित्रों, उसको अम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम हो जाएगा। सु और अम को फिर दोबारा अम हो जाएगा मित्रों, ये अम हो गया। तो अब क्या स्थिति बनी आपकी, ये बनी द्विजार्थ और अम, और फिर क्या है, इसको वही सारी प्रक्रिया पूर्व लगेगी। अकार सवर्ण दीर्घ प्राप्त हो रहा है, हाँ। फिर उसका अपवाद है जी यहाँ पर, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण प्राप्त हुआ, फिर उसका भी अपवाद है, अमी पूर्वाह, माने अम के परे रहते तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व हो जाता है। पूर्व पर था अ और आ को मिला करके आई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा ये द्विजार्थम, राइट। तो ये द्विजार्थम आपका बन चुका है, द्विजार्थम ये बन गया, राइट। अब देखिएगा मित्रों, ये नपुंसक लिंग बन गया है, पूरा बता दिया है, ठीक है। चलिए अब आप आएंगे आगे का उदाहरण, ये तीन उदाहरण बता दिए, और ये ध्यान रखेंगे कि नित्य समास होता है अर्थ शब्द के साथ में, जो भी होता है चतुर्थंत का, और विशेष के अनुसार उसका लिंग होता है, जो यहाँ दिखा करके आपको समझा दिया गया है मित्रों, ठीक है। चलिए अब आगे उदाहरण देख लेते हैं। भूत बलि गोहितम गो सुखम गो रक्षितम, सरल है, पूरा सरल है। आइएगा या हिंदी में नीचे देख लेते हैं इनका। भूत बलि, ठीक है। भूत बलि में आपको देखेंगे, ये भूतों के लिए बलि, बलि माने उनको भाग, उनका खाने पीने का, ठीक है। बलि करते नहीं कि कोई मनुष्य की उसको आहुति देनी है, नहीं, उनके लिए, देवों के लिए जो भी हम कुछ उनको प्रदान करते हैं। तो भूतेभ्यो बलि ही भूत बलि ही, ये बनता है, ठीक है, ये विसर्ग है। तो क्या है, अलौकिक विग्रह क्या बनेगा, भूत भ्यस जो बहुवचन है, बलि सु, और ये चतुर्थंत, इससे समास हो गया। समास होकर के इसका
ये पूरा होकर के क्या बन जाएगा, लुक आदि होकर के सारा कुछ बनेगा भूत बलि। ठीक है, भूत बलि बन गया आपका। ये भूत बलि बना आपका, ठीक है, राइट। ये भूत बलि बना और फिर सु आदि प्रत्यय आकर के रुक्त विसर्जन होकर के क्या बना, भूत बलि। भूतों के लिए बलि, तो भूत शब्द का के साथ का चतुर्थ्यंत का बलि शब्द के साथ में समास हो गया है, क्योंकि समर्थ है। इसी प्रकार से गोहितम, गोहितम माने गोभ्यो हितम, गोहितम माने गौओं के लिए हितकारी। तो गो और भ्यस हित सु, वही सारी प्रक्रिया करके सारे सूत्र वही लगेंगे, उपसर्ग संज्ञा आदि होकर के, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर गोहित बन जाएगा। ठीक है, गोहित, और ये नपुंसक लिंग है। ठीक है, इसलिए क्या है, सु व्यक्ति आई है, नपुंसक लिंग होने से उसको जान की तरह सु को क्या हो जाएगा, जो मैंने अभी बताया था, अतो अम से अम हो जाएगा, और अमी पूर्व से पूर्व होकर के क्या बनेगा, गोहितम। चलिए अब देखते हैं गो सुखम। गो सुखम का इन्होंने विग्रह किया है, गोभ्यः सुखम गो सुखम। तो और गोभ्यो रक्षितम गो रक्षितम, तो ये सामान्य है बिल्कुल, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ पर भी वही है, गो और भ्यस और सुख बना करके सारी प्रक्रिया सरल है, कुछ भी यहाँ नया नहीं है, आराम से बनाइएगा। ठीक है, तो मित्रों ये आपका चतुर्थी का जो समास था वो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, हो गया। अब इसमें भी हम आपको फिर बता देते हैं, यहाँ जो ज्ञापक में बता रहा था, जो मैंने आपको इसमें समास किया था, तस्मै इदम तदर्थम, क्या तस्मै इदम तदर्थम, इसमें समास कैसे हो गया, कौन से सूत्र से समास हो गया। तो ये जो सूत्र है, ये जो समास है, समस्त पद है मित्रों, तो मित्रों जो ये हमने आपको विग्रह दिखाया था, तस्मै इदम तदर्थम, जो यहाँ तदर्थ बना है ना, ये तदर्थ, ये समास कैसे हो गया, क्योंकि ये तो प्रकृति और विकृति भाव में समास करता है। तो मित्रों ये जो पद पढ़ा हुआ है समास करके, ये ज्ञापित करता है कि महर्षि पाणिनि जी क्या है, प्रकृति विकृति से भिन्न में भी समास चाहते हैं, कहीं दिखता है, इसलिए वो क्या कर देते हैं, ये ज्ञापक बन जाता है कि इस सूत्र का योग विभाग करने का, क्या करने का, योग विभाग करने का। तो जहां पर भी कहीं वेद आदि शास्त्र में हमें प्रकृति और विकृति से भिन्न का भी चतुर्थी का चतुर्थ्यंत पद का अर्थ शब्द के साथ समास मिलता है, वो इष्ट माना जाता है। आप अपनी तरफ से उदाहरण नहीं बना सकते, प्राचीन ऋषियों के ग्रंथों में या प्राचीन शास्त्रों में कहीं पर आपको प्रयोग मिलता है तो वो साधु माना जाएगा। तो इसको क्या कर देते हैं, योग विभाग। योग विभाग कैसे कर देते हैं, चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है। फिर उसके बाद में चतुर्थी की अनुवृत्ति इसमें आ जाती है, तो इसके साथ समास हो जाता है। तो ये आपका इष्ट सिद्ध हो जाता है। ये महर्षि पाणिनि जी यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि इसमें योग विभाग करना चाहिए। इसी योग विभागों को हमारे व्याकरण के आचार्यों ने करके दिखाया है। ये बात आपको भी समझ में आया तो अच्छी बात है, ये आगे की बात है, ये प्रौढ़ बात है, फिर भी हमने आपको बता दी है, आप इतने समझदार हैं कि समझ सकते हैं। तो ये चतुर्थी का पूरा जो लघु सिद्धांत कौमुदी में यही एक सूत्र दिया है। अष्टाध्यायी में और भी सूत्र है मित्रों, मैं आपको अष्टाध्यायी के सूत्र भी दिखला देता हूं कि चतुर्थी समास के और भी सूत्र हैं, ठीक है, परंतु यहां पर लघु सिद्धांत में केवल इतने ही दिए हैं। देखिएगा, ये आपका ये चल रहा है, देखिए चतुर्थी यहाँ दिया है। हाँ, चतुर्थी का, अच्छा इसमें अष्टाध्यायी में भी एक ही सूत्र है, इसका मेरा ध्यान नहीं गया, इसमें एक ही सूत्र है चाहे चतुर्थी समास का, ठीक है। आगे पंचमी के कई हैं, पंचमी के कई हैं, ठीक है। तो ये चतुर्थी का तो एक समास ही, एक ही सूत्र है, और एक ही सूत्र यहाँ आचार्य वरदराज महाराज जी ने हमें पढ़ा दिया है। चलिए
तो मित्रों ये आज की कक्षा कंप्लीट हुई। ठीक है, अब आगे की कक्षा में हम आपको पंचमी तत्पुरुष समास पढ़ाएंगे। ठीक है, चतुर्थी के बाद में अब कौन सा आता है? पंचमी का। ये देखिएगा पंचमी, तो इसको आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार से आगे निरंतर हमारी कक्षा चल रही है। ठीक है, चलिएगा, तो इस कक्षा को हम यहीं विराम देंगे और जो भी महानुभाव इस श्रृंखला में इन कक्षाओं को पढ़ना चाहते हैं वे सभी इस ऐप पर जाकर के डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से, और व्हाट्सएप पर आप हमें संपर्क कीजिएगा। हम आपको देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम की जितनी भी गतिविधियां चल रही हैं वो सभी आपको उनकी जानकारी प्राप्त करा देंगे। अस्तु सर्वेभ्यो नमः।